चलिए आगे बढ़े, नहीं बढ़े तो ठीक है। फिर तो अब बोलने की बारी मेरी। तो मनुष्य का जिंदा रहने का जो डायमेंशन है उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो उसका जिंदा रहना कहां कहां से होता है? तो कुछ पदार्थ से पूरा होता है ना, और कुछ प्राण से पूरा होता है, कुछ जीव अवस्था से पूरा होता है, और कुछ मानव के साथ भी उसका जिंदा रहना होता है ना। तो मानव का जो जिंदा रहना है बेसिकली वो इन 4 जगहों से पूरा होता है कि नहीं होता है? ठीक। तो पदार्थ के साथ हम जिंदा रहते हैं, है ना। तो पदार्थ के साथ हम जिंदा कैसे रह पाते हैं? जैसे लोहा, सोना, पेट्रोल आदि ये सब का यूज करते हैं हम कि नहीं करते हैं जिंदा रहने के लिए? करते हैं। तो ये जो हमने पदार्थ के साथ जिंदा रह पाते हैं, जैसे हम गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, तो क्या पेट्रोल डालने के बाद हमको ये शंका होती है कि थोड़ी देर में ये पानी में ना बदल जाए? या जैसे हमने मकान पर लोहा लगाते हैं, तो इस मकान में जो भी हमने पदार्थ लगाए हैं, तो हम इस मकान के नीचे निश्चिंतता के साथ कैसे बैठे हैं? हमको पता है ये मकान जब तक 7 रिक्टर का भूकंप नहीं आए तब तक ये गिरेगा नहीं। या हमको ये पता है कि इसमें जो लोहा लगा है वो ऐसा नहीं है कि उसका संडे को मूड खराब हो जाए तो वो एल्यूमिनियम हो जाए, या उसको सोने को देख करके सोने जैसा मन हो जाए। तो हमको ये पता है कि लोहा लगा है तो वो 3500 डिग्री से नीचे नहीं पिघलेगा, है ना। सोना है तो सोना ऐसे ही काम करेगा। ये माइक से लेकर के ये तमाम सिस्टम के साथ हम जो जिंदा रहने में भी जो निश्चितता है वो क्यों है? तो हमने लोहा, सोना, पेट्रोल आदि की कोई व्यवस्था को समझा। ये बात पकड़ में आ रही है? हमने लोहे की, जैसे लोहे की मजबूती की व्यवस्था को समझा तभी तो लोहे को यूज कर पाए। तो हमने उसकी व्यवस्था को समझा कि हमने उसकी व्यवस्था को बनाया, समझा है। तो हजारों हजार साल पहले हमारे ही किसी पूर्वज ने लोहे को समझा, तो वो समझ लगातार ट्रांसफर हुई है कि नहीं हुई है? और उस समझ में कोई चेंज आया है कि 300 साल बाद नहीं वो लोहा तो जो है वो मजबूत तो नहीं होता? ऐसा हम पाते हैं क्या? तो इससे क्या पता चलता है कि अगर किसी यूनिवर्सल लॉज को भी कभी समझा गया है तो वो समझ लगातार ट्रांसफर हुई है। तभी तो हम ये लोहा, सोना, चांदी कोई आज पहचाने गए हैं कि आज से हजारों साल पहले पहचाने गए हैं। और वो लगातार, वो जो समझ है, वो जो पहचान है, वो लगातार ट्रांसफर हुई है कि नहीं हुई है? इसलिए ये नहीं बोला जा सकता कि अगली पीढ़ी समझती नहीं है। जबकि हम सबकी शिकायत क्या है? हर एक बुजुर्ग की ये शिकायत है कि अगली पीढ़ी समझदार नहीं है। अगर आप कभी भारत की पुरानी फिल्में देखो, राज कपूर जमाने की, तो उसमें भी राज कपूर के मतलब उस फिल्मों में भी बुजुर्ग ये बोल रहे हैं ये नई पीढ़ी समझदार नहीं है, हमारा जमाना ठीक था। जबकि क्या दिख रहा है कि हजारों साल पहले लोहा, सोना, चांदी के बारे में जो समझ बनी थी वो समझ जैसी थी वैसी की वैसी ट्रांसफर हुई है। ये पैटर्न पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए हम मकान बनाते समय हमको निश्चित पता है लोहा लाना है, सीमेंट लाना है, रेत लाना है, बजरी लानी है, ये सब मिला करके बनाने के बाद हम निश्चिंत होकर मकान के साथ अपना जिंदा रहने का कार्यक्रम पूरा करते हैं। तो इसका मतलब जहां हम निश्चिंत हैं, इसलिए निश्चिंत हैं क्योंकि हमने उसकी व्यवस्था को या उसके नियम को समझा है, हमने बनाया नहीं अपनी मन मर्जी के अनुसार। ठीक ऐसे ही प्राण अवस्था के साथ भी हम जिंदा रहते हैं। तो आज हम बाजार में जाते हैं और हम आम खरीद के लाते हैं, तो क्या हमको खरीदने के बाद शंका होती है कि खाएं कि नहीं खाएं? क्योंकि हम समझते हैं कि वो क्या चीज है, उसको पका के कैसे खाते हैं और कच्चा कैसे खाते हैं ये भी पता है, उसको अचार कैसे बनाते हैं और उसका अमचूर कैसे बनाते हैं ये भी पता है। तो हमको पता है कि कौन से मौसम में गेहूं बोना है, कौन से मौसम में धान बोना है। इसलिए हमको पता है कि अगर हमने यहाँ पे नीम बोया और आम बोया और ठीक से खाद पानी दिया तो वो नीम और आम ही होगा।
ऐसा नहीं है कि आम नीम की तरह हो जाए या नीम आम की तरह हो जाए, या गेहूं बो दिया और अब परेशान है कि होगा पता नहीं गेहूं चावल ना हो जाए, किसी का चना हो रहा है किसी का, है ना। ऐसा हमको पता है कि चना बोने से चना ही होता है। ये तो धरती पे अनाज बोने से, इस मौसम में अनाज बोने से, इस मौसम में ये फल लगाने से ये फल होता है, इस फल को ऐसे खाने से ये फर्क, ये हम किसी ने समझा है। वो समझ लगातार क्या हुई है, ट्रांसफर हुई है ना। आज सुबह गिरीश भाई के यहाँ जब थे तो वो आम का अमचूर बना रहे थे, यही अमचूर उत्तर प्रदेश में भी बना रहे थे, यही अमचूर आप उत्तराखंड में चले जाइए, साउथ में चले जाइए। तो आम, ये जो सोचिए किसी ने तो पहले इसको खोजा होगा ना, और ये कैसे फैला है समाज में। हमने कभी इतिहास में जाकर के हमने केवल लड़ाइयाँ पढ़ाई हैं, हमने ये नहीं पढ़ाया कि ये चीज़ कैसे फैली होगी। हल्दी जैसी चीज़ जो ज़मीन के नीचे होती है, डायरेक्टली खाने में कोई स्वाद नहीं है, पहली बार आदमी खाएगा तो फेंका ही होगा, लेकिन उसके बाद हल्दी पे किसी ने वो शोध कर डाला, इसको ऐसे पीस करके और ऐसे लगा देने से और खाने में डालने से ये होता है। और आज पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, लगभग दुनिया में जहां भी हल्दी का प्रयोग होता है एक ही तरीके से होता है। तो समझदारी फैलती है। आज हमको हल्दी डालने में जरा भी शंका नहीं होती, और हमको पता है हल्दी कहाँ कहाँ डलती है। हम चाय में हल्दी नहीं डालते, ठीक। तो हम पदार्थ के साथ और प्राण के साथ नियम अनुसार जिंदा रह पाते हैं, क्योंकि हम उसको क्या करते हैं, समझते हैं, या उसके नियम को समझते हैं। इसलिए मैं कितना ही करोड़पति क्यों नहीं हो जाऊं, मैं सोने के सरिये नहीं डालूंगा कि मैं तो करोड़पति हूं, तुम भी लोहा का डालो और मैं भी लोहे का डालूं, ये क्या मतलब हुआ, तो मैं करोड़पति काय बात का हुआ, तो मैं सोने का सरिया डालूंगा। ऐसा हम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? ठीक, क्योंकि वो नियम ही है, हम वहां समझते हैं। तो जहां जहां हम थोड़ा निश्चितता के साथ जी पाते हैं, और निश्चितता भी एक प्रकार का सुख है। जैसे हम यहाँ निश्चित बैठे हैं ना, हमको पता है ये मकान नहीं गिरने वाला, और अगर हमको ये अनिश्चित होता तो क्या होता, क्योंकि हर लोहा हर 5 घंटे में बदल जाता है, कभी वो लोहा है ना, कभी वो लोहे की तरह आचरण करता है, कभी सोने की तरह, कभी एल्यूमिनियम की तरह। तो उसका आचरण ही अनिश्चित होता, तो हम यहाँ पर निश्चितता के साथ नहीं बैठ पाते। ठीक, तो वहाँ कुछ कुछ हमने समझा। ऐसी पेड़ पौधों में भी है। तो पेड़ पौधों की जो व्यवस्था है उगने की, उनके पैदा होने की, उसको हमने बनाया है कि पहचाना है या समझा है? और जब समझा है तो उसके नियम को समझा है। ठीक, इसीलिए नियम हम ट्रांसफर कर पाए। गेहूं उगाने की व्यवस्था कितने साल पुरानी है ना। हड़प्पा की सभ्यता में भी गेहूं के दाने मिले हैं, है ना, जिसको करीबन 5,500-7 हजार साल पुरानी लगभग मान रहे हैं, 6-7 हजार साल। तो 6-7 हजार साल से गेहूं को उगाने की जो समझ है वो लगातार ट्रांसफर हुई है। ये ठीक हो गया। ऐसे ही जीव जंतुओं में जाइए, तो हमको दूध पीना है तो गाय लानी है, सवारी करना है तो घोड़ा लाना है। ठीक, मैं करोड़पति हो जाऊं और मैं बोलूँगा नहीं मैं हाथी का दूध पीऊँगा, ऐसा हम नहीं करते हैं। तो और हम निश्चित है कि अब ये गाय है तो गाय ही रहेगी, क्योंकि हमने उसकी व्यवस्था को क्या किया है, पहचाना है। ठीक है, अब हमको पता है ये घोड़ा नहीं हो जाएगी, और इतवार को कुछ और नहीं हो जाएगी, और मंडे को कुछ और नहीं हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि मानव जब आदमी जिंदा रहने में भी इसलिए सफल हो पाया ठीक से, क्योंकि उसने कुछ नियमों को क्या किया, समझा, और जिंदा रहना उसकी आवश्यकता है। मानव के साथ भी जो फिजिकल लेवल पे जिंदा रहना है, जैसे मैं अपने लेवल पे जिंदा रह, क्योंकि मैं मानव के शरीर की व्यवस्था को समझता हूँ, है ना। क्या समझते हैं, हमको पता है खाना कहाँ से खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, ये सब व्यवस्था को समझा, इसलिए जिंदा रहने में थोड़ा सा हम काम कर पाए। ठीक हो गया। इसलिए मानव के जिंदा रहने की क्वालिटी जो है पहले के मुकाबले बढ़ी है। भाई अगली पीढ़ी ने पिछली पीढ़ी से ज़्यादा बढ़िया घर बना डाले,
बढ़िया का मतलब मजबूत घर बना डाले, कपड़ा पहले से बढ़िया बना डाला, टेक्नोलॉजी पहले से बढ़िया बना डाली, पशुओं के पशुपालन के सिस्टम भी बढ़िया पहले से बड़े खड़े। तो इसका मतलब क्या है, जहां नियम से काम हो रहा है वहां अगली पीढ़ी आगे जा ही रही है, जा रही नहीं जा रही। ठीक, तो व्यवस्था को समझने का क्या मतलब है, उसके नियम को समझना। और नियम कैसे होंगे, यूनिवर्सल होंगे कि हमारी मनमर्जी के अनुसार होंगे, यूनिवर्सल होंगे। इसीलिए यूनिवर्सल चीज ही एजुकेशन में आती है। इसीलिए हम जब कृषि विज्ञान पढ़ाते हैं तो सारी दुनिया में अगर गेहूं उगाने का विज्ञान पढ़ाएंगे तो कैसा होगा, वो हमारे हिसाब से होगा कि कुदरत के हिसाब से होगा, है ना। जब भी पेड़ लगाने का विज्ञान समझाएंगे, जब भी लोहे को बनाने का या उसको रिफाइन करने का जो विज्ञान समझाएंगे, सोने को जो रिफाइन करने का विज्ञान समझाएंगे, वो हमारी मर्जी के अनुसार होगा कि नियम अनुसार होगा। ठीक, इसलिए जिंदा रहने में आदमी कुछ कर पाया है। ठीक, इसलिए आहार, निद्रा, अभय, मैथुन के मामले में हमको अब वो समस्या नहीं खड़ी होती है जो आज से कुछ साल पहले खड़ी होती होगी। मानव बहुत काम किया है। ठीक, तो जितना जितना नियम को समझा उतना उतना जिंदा रहने में आसानी है, जितना जितना नहीं समझा उतना उतना परेशानी है। तो जहां जहां हम परेशान हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमने नियम को नहीं समझा। तो समझने का एक ही पैरामीटर है कि समझा है तो गलती नहीं होगी। अगर एक बार गेहूं उगाने का नियम समझ लिया तो किसी ने फर्श पे नहीं बोया, किसी ने पानी में नहीं बोया। ठीक, तो जहां जहां मानव गड़बड़ी किया है, इसका मतलब वहां वहां प्रकृति के साथ भी जो हम गड़बड़ किए हैं वो तो वहीं वहीं किए हैं कि हम उसके नियम को पूरा पूरा नहीं पकड़ पाए। पर जितना पकड़ पाए हैं उतना काम कर ही रहे हैं। तो क्या पता चला, एजुकेशन में केवल यूनिवर्सल चीज को ही आप पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। तो वैल्यू के कब समझा पाएंगे, जब हमारे पास वैल्यू की कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन होगी। उससे पहले वैल्यू नहीं जाएगा, उसकी जगह पे, वैल्यू की जगह पे क्या जाएंगी, मान्यताएं जाएंगी, है ना। तो गुजरात के वैल्यूज अलग हैं, उत्तराखंड के वैल्यूज अलग हैं, फिर हिंदुओं के वैल्यूज अलग हैं, मुसलमानों की वैल्यूज अलग हैं, फिर भारत के वैल्यूज अलग हैं, है ना, नेपाल के वैल्यूज अलग हैं। ठीक, फिर एक ही समुदाय में फिर, है ना, वैष्णव के वैल्यूज अलग हैं, वहाँ सिया सुन्नियों के वैल्यूज अलग हैं। इसलिए सारे संसार में वैल्यू के नाम पे तमाम काम हो रहा है, लेकिन वैल्यू कहीं जाते हुए दिख नहीं रहे हैं। और हर कोई इस बात से परेशान है, क्योंकि वैल्यू की जगह पे हम क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी मान्यताओं को बढ़ा रहे हैं। तो कुछ जब तक बच्चा आपकी मान्यता अनुसार चलता है, आपको लगता है बहुत संस्कारी है, फिर वो कुछ उसके अब क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, उसके पास और भी कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है, तो टीवी के जरिए, मोबाइल के जरिए वो दूसरी मान्यताओं से भी परिचित हो रहा है। और जो दूसरी मान्यताओं से ज़्यादा प्रभावशाली लगती है तो वो आपकी मान्यताओं को नकार देता है। ठीक, जैसे हम मान ले जाए भारतीय मूल्य के अनुसार हमको लगता है कि सम्मान मतलब पैर छूना, तो जो लोग छूते हैं हमको लगता है बहुत संस्कारी है। अब उसने देख लिया और भी जगह बहुत सारी जगह पैर नहीं छूते हैं। जैसे यूरोप में टीचर को सर कह के नहीं बुलाते हैं, वो डायरेक्टली नाम लेके बुलाते हैं। तो उसका भी तर्क चलता है कि जब ये नाम लेके बुला सकते हैं, अब उसने आपको नाम लेके बुला दिया तो क्या होगा, आपका तो मरना हो जाएगा। अगर उसने आपको सर नहीं बोला, अगर सीधे बोले मिस्टर बाबू ना ये सवाल समझाओ, तो पहले तो हम दो रखेंगे उसके कि तेरे में संस्कार नहीं है। तो पैर छुए नहीं छुए वो अलग बात है। सम्मान का कोई यूनिवर्सल थ्योरी हमारे पास होगी तब जाकर के अपन सम्मान को कुछ उसके सामने रख पाएंगे, ये जो भी वैल्यूज की बात है। तो अभी वैल्यूज के नाम पे हमारे पास हमारी मान्यताएं हैं। मान्यताएं सही गलत जो भी हो सकती हैं, लेकिन वो हैं मान्यताएं। ठीक,
तो अब देखते हैं कि मनुष्य का जीना क्या है। फिर जिंदा रहना ठीक है, तो जिंदा रहने में जहाँ जहाँ व्यवस्था को पहचाना उतनी उतनी निश्चिंता हुई, जहाँ जहाँ नहीं पहचाना उतनी उतने हम, जैसे हमने पानी की पूरी व्यवस्था को नहीं पहचाना, इसलिए पानी, आज हम पानी खरीदने में विवश हैं। ठीक है, हमने जमीन की पूरी पूरी व्यवस्था को नहीं पहचाना, आज इसीलिए पेस्टिसाइड डाल करके हम मतलब एक तरीके से जहरीला अनाज खाने पे विवश हैं। ठीक, तो जो जो मनुष्य को सुविधाएं प्राप्त भी थी प्रकृति से, हम उसको पूरा नहीं समझ पाए, इसलिए क्या हो गए, उससे वंचित हो गए। जैसे ऑर्गेनिक खाना तो नॉर्मली था ना एक समय में, तो जब तक मानव अपने सुखी होने की व्यवस्था को नहीं समझेगा तब तक वो अपने जिंदा रहने की व्यवस्था में भी कुछ गड़बड़ करेगा। तो जैसे आजकल ऑर्गेनिक खेती हम बोल ही रहे हैं, 50 साल पहले ऑर्गेनिक की खेती होती थी, और खेती और आसानी से उपलब्ध था ना, मनुष्य को एकदम प्राकृतिक भोजन आसानी से उपलब्ध था। आप सोचिए कि इतनी आसान सी चीज को हमने इतना दुर्लभ बना दिया है कि आज ऑर्गेनिक दुर्लभ चीज हो गई है, प्रेस्टिजियस चीज हो गई है और महंगी हो गई है। ये क्यों हुआ? क्योंकि मानव केवल अपने सुख की व्यवस्था को नहीं समझ पाया, इसलिए क्या करेगा, जिंदा रहने में ही कुछ करेगा। ठीक, और उस जिंदा रहने में ही फिर प्रयोग करेगा, और वो प्रयोग कहाँ पहुंचेगा, क्योंकि संग्रह बड़ी चीज है तो उत्पादन अधिक से अभी क्या है, मास प्रोडक्शन, एक ही नियम है, मास प्रोडक्शन करो और क्या बोलते हैं, मास कंजम्पशन करो, मैक्सिमम कंजम्पशन, मास प्रोडक्शन और मैक्सिमम कंजम्पशन, अधिकतम उपभोग अधिकतम उत्पादन, दो ही नियम है। ठीक, तो उससे क्या होगा, धरती बीमार हो गई, हमारे शरीर बीमार हो गए। ठीक है, अब कैंसर ऐसा हो गया, जैसे हम सर दर्द बोलते थे कभी कि सर दर्द हो रहा है, ऐसे आज कैंसर नाम की चीज हो गई। तो जो चीजें आसानी से उपलब्ध थी वो भी हमने क्या कर दी। ठीक है, क्योंकि जीना पकड़ में नहीं आया, और बाई एजुकेशन हमने संग्रह को और विशेषता को बढ़ावा दिया है। सारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम आप देखिए, वो क्या है, दूसरे को अपनी विशेषता से प्रभावित करने का कार्यक्रम है। ऐसे चलो, ऐसे उठो, ऐसे बैठो, ये सब चीजें हैं। ठीक, तो जीना का मतलब क्या है, निरंतर सुखपूर्वक जीना। जीने का मतलब क्या है, तो जीना मानव का देखेंगे तो दो भाग में जाएगा, है ना। तो एक तो मानवेतर प्रकृति में जीना, तो मानवेतर प्रकृति में जीने का मतलब जो मानव से शेष प्रकृति है। ठीक है, तो मानवेतर प्रकृति में अगर हम जीना है, यानी जीने का मतलब अब निरंतर सुखपूर्वक जीना। निरंतर सुखपूर्वक जीने का मतलब है समृद्धि आ जाना। समृद्धि का क्या मतलब है, सुविधाओं में समृद्धि का क्या मतलब है, सुविधा में समृद्धि का मतलब है आवश्यकता से अधिक मेरे पास उपलब्ध है, मेरे पास माने मेरे वातावरण में उपलब्ध है। तो देखिए, ऐसा आपने पहले भी सुना होगा, थोड़ा सा खोल देते हैं। तो ऐसा बोल रहे हैं कि एक तो है गरीब, एक है अमीर, और एक है समृद्ध। ऐसे तीन शब्द सुने हैं आपने, जीवन परिचय में सुने होंगे, है ना, बस रिपीट कर देता हूं। तो ये क्या है, साधन कमी है, गरीब के पास क्या है, साधन की कमी है, और कमी का क्या है, एहसास निरंतर है। तो ऐसे लोग हैं जिनके पास बेसिक सुविधाओं की भी कमी है और उनको उस कमी का एहसास निरंतर बना हुआ है। कमी का एहसास ना हो तो काहे की गरीबी। ठीक, अमीर किसको बोल रहे हैं, साधन संपन्न है
और लेकिन कमी का एहसास निरंतर है, और वो साधन संपन्न उसको खुद नहीं दिखाई दे रहा है, वो तो हम बोल रहे हैं। दूसरे को लगता है कि उसके पास ज्यादा है, उसको तो कम ही लग रहा है, क्योंकि बेसिकली इसका सारा का सारा जीना जो है बेसिकली वो तुलनात्मक है। इसको दूसरों से मुकाबले कम ज्यादा लगता है, ठीक। तो जो उसको अपने से कम लगते हैं उसके आगे वो फैल जाता है, उसका अहंकार हो जाता है, और जो जिसके आगे जो उसे अपने से ज्यादा लगता है उसके आगे वो इन्फिनिटी में चला जाता है। तो ये सुपरलेटिव और इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में बना ही रहता है, क्योंकि उसकी अमीरी कैसे तय हो रही है? तुलना से तय हो रही है, ठीक। इसलिए उसको हमेशा और अपने से तो ज्यादा हमेशा दिखते ही हैं, इसलिए हमेशा कमी का एहसास बना रहता है, ठीक। इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। समृद्धि किसको बोल रहे हैं? साधन कैसे हैं? पर्याप्त हैं, और आवश्यकता से अधिक का भाव बना हुआ है, निरंतर, है ना। ये ठीक है, समृद्धि पकड़ में आई। अब प्रकृति में देखें कि समृद्धि कैसे दिखती है। तो प्रकृति में हमने क्या देखा? पदार्थ है, प्राण है, जीव है और मानव है। तो पेड़ पौधों की सारी आवश्यकता कहां से पूरी होती है? पदार्थ से। तो इस धरती पे जितने पेड़ पौधे हैं उसके मुकाबले पदार्थ ज्यादा है कि कम है? मिट्टी, पानी, हवा, ये पेड़ पौधों की संख्या से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। जीव जंतुओं की सारी आवश्यकताएं पेड़ पौधों से और पदार्थ से पूरी होती। तो जीव जंतुओं के मुकाबले धरती पे पेड़ पौधे और पदार्थ ज्यादा हैं कि कम है? ज्यादा है। और मानव की सारी भौतिक आवश्यक, जिंदा रहने की आवश्यकता, वो जीव से पूरी होती है, प्राण से पूरी होती है और पदार्थ से पूरी होती है। तो मानव के मुकाबले इस धरती पे तीनों ज्यादा हैं कि कम है? और कितना ज्यादा है? कई गुना ज्यादा है। तो ये पूरी प्रकृति समृद्धि से भरी हुई है। देखो, इसको दूसरे ढंग से देखो। इस धरती पे मानव सबसे पहले आया कि सबसे बाद में? सबसे बाद में आया। तो सबसे पहले मानव के आने के लिए पानी की जरूरत है, मतलब जीवन की बात। लेकिन पानी को ठहरने के लिए ठोस जमीन चाहिए। इसका मतलब पानी की आवश्यकता क्या है? ठोस जमीन है। तो पानी की आवश्यकता से पहले जमीन तैयार हुई, फिर पानी, पेड़ पौधों की आवश्यकता क्या है? पानी और जमीन। तो पेड़ पौधों के आने से पहले पानी और जमीन तैयार हो गई, उसकी आवश्यकता का सामान पहले तैयार हो गया। फिर पेड़, शाकाहारी पहले आए कि मांसाहारी पहले आए? कौन पहले आएगा? शाकाहारी। शाकाहारियों की आवश्यकता पानी है और पेड़ पौधे हैं, वो पहले आ गए। फिर मांसाहारी आए, और आखिरी में कौन आया? मानव। तो मानव के आने से पहले उसकी आवश्यकता की सारी चीजें धरती पे तैयार हो गई, ठीक है। इसीलिए धरती को माँ बोल ही सकते हैं। जैसे माँ भी अपने बच्चे के आने से पहले पूरी तैयारी करती है ना, उसके जूते मोजे कपड़े लाना फलाना सब। तो इस धरती ने भी मानव के आने से पहले पूरी तैयारी की है। तो मानव के लिए कम से कम गरीबी प्राकृतिक नहीं है, वो मानसिक ही है, ठीक। तो ये कौन है? तो बेसिकली देखेंगे तो ये भौतिक गरीब है, ये भौतिक और मानसिक दोनों रूप से गरीब है, क्योंकि उसको एहसास कहाँ होगा? मन में होगा। और ये कौन है? ये मानसिक है, ये मानसिक भी गरीब है।
तो सरकार क्या करती है, जो भौतिक रूप से गरीब होती है उनके लिए बीपीएल कार्ड बनाती है, लेकिन जो मानसिक रूप से गरीब है उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। और इस धरती का नाश जो है वो भौतिक बीपीएल वालों ने नहीं मारा है, मानसिक बीपीएल वालों ने मारा है, क्योंकि उनको दूसरों से अधिक चाहिए। ठीक है, तो खैर, तो क्या बात हो रही थी, समृद्धि की बात हो रही थी। तो समृद्धि कैसी है ये, है ना। और मानव तो मानवेतर प्रकृति में मानव को जीना आएगा, इसका मतलब ही है, इसका पैरामीटर ही है कि उसकी वो आवश्यकताओं में समृद्ध होगा, उसकी सुविधाओं में क्या होगी, समृद्धि होगी। माने उसके पास, उसको ये हमेशा ये भाव बना ही रहेगा कि मेरे पास आवश्यकता से अधिक है। और ये जबरदस्ती का सोचना नहीं है, ऐसा होगा ही, क्योंकि प्रकृति में ऐसा ही है। ठीक, लेकिन वो कब होगा, देखिए आवश्यकता मेरे पास कम और ज्यादा के लिए कोई बाउंड्री लाइन होना जरूरी है ना, कोई रेफरेंस पॉइंट तो होगा। ठीक, तो मैं इस मंच से आगे हूं कि पीछे हूं, इसके लिए क्या है, एक लाइन है जिससे आप बता पाएंगे कि मैं इससे, तो मेरे पास आवश्यकता से अधिक है कि कम है, इसके लिए रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, कब पता चलेगा मुझे कि आवश्यकता से अधिक है या कम है, कब पता चलेगा, उसका रेफरेंस पॉइंट क्या है। भाई जैसे यहां से अहमदाबाद जाना है, तो मैं अहमदाबाद से आगे गया कि पीछे गया, इसका रेफरेंस पॉइंट क्या है, अहमदाबाद है। अहमदाबाद वो पॉइंट है कि या तो मैं उससे आगे हूं या मैं उससे पीछे हूं। तो मेरे पास आवश्यकता से अधिक है कि कम है, इसका रेफरेंस पॉइंट कौन है, क्या है, निश्चित। भाई मेरी आवश्यकता मुझे करनी नहीं, वो निश्चित ही है, वो मेरे को स्पष्ट होगी तो मैं बता पाऊंगा कि मेरे से ज्यादा है कि कम है। अब ये रेफरेंस पॉइंट तो बदल रहा है पड़ोसियों के हिसाब से, है ना। तो पड़ोसी के पास 2 कमरे का मकान है तो मेरे पास ज्यादा है, क्योंकि मेरे पास 3 कमरे हैं। पड़ोसी ने 5 कमरे का बना लिया तो फिर मेरा कम हो गया। तो ये रेफरेंस पॉइंट ही हिलता रहता है, इसलिए हमारी गरीबी भी हिलती रहती है। तो किसी के आगे हम बहुत अमीर होते हैं, किसी के आगे हम बहुत गरीब होते हैं। तो ये रेफरेंस पॉइंट फिक्स ही नहीं है। बाई एजुकेशन हमको इसे फिक्स करना होगा, मतलब पहचानना होगा, क्योंकि मानव की जिंदा रहने की आवश्यकता फिक्स है, आहार निद्रा भय मैथुन। इससे ज्यादा क्या करोगे और इससे कम क्या करोगे, तो न कुछ कम भी नहीं करना है और कुछ बढ़ाना भी नहीं है, वो निश्चिंती है, उसको पहचानना है। तो बाई एजुकेशन पहला काम क्या है, मनुष्य को उसकी आवश्यकता स्पष्ट कर देना। कौन सी आवश्यकता, कम से कम भौतिक आवश्यकता, जिंदा रहने की जो आवश्यकता है वो उसको स्पष्ट कर देना। ठीक, तो भाई आजकल तो कैलकुलेटर है, मैं पूरे जीवन में मुझे कितना कपड़ा चाहिए, कितना मकान चाहिए, कितना गाड़ी घोड़ा मोबाइल चाहिए, ये अपन कैलकुलेट कर सकते ही नहीं कर सकते। और हमने पढ़ा दिया कि आवश्यकता अनंत है। अब बताओ मेरी आवश्यकता, मुझको आप पढ़ा रहे हो बाई एजुकेशन, क्या पढ़ा रहे हो, गरीबी पढ़ा रहे हो। क्या बोला हमने, आवश्यकता अनंत है और साधन क्या है, सीमित है। तो मेरी आवश्यकता कभी पूरी होगी। तो बाई एजुकेशन आप मुझे समझा रहे हैं कि मुझे गरीबी रहना है, समझा रहे हैं, नहीं समझा रहे हम। ये पढ़ के मैं कॉन्फिडेंस के साथ समाज में जाऊंगा, यार मेरी आवश्यकताएं असीमित हैं और साधन सीमित हैं। तो हम बच्चों को छीना झपटी सिखाएं कि नहीं सिखाएं, फिर किसकी आवश्यकता पूरी होगी, जो छीन पाएगा, क्योंकि सीमित है ना। तो हम बाई एजुकेशन गरीबी पढ़ा रहे हैं और बाई नेचर में समृद्ध होना चाहता हूं। तो मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित तो नहीं है, मतलब जो वो तो खैर अब असीमित उधर है, वैल्यू वाली, सम्मान असीमित चाहिए, लेकिन असीमित कौन देगा, सम्मान कौन देगा, पेड़ पौधे देंगे कि मानव देगा।
और कितना दे सकता है, सीमित की असीमित? तो देखिए, मैं क्योंकि आप लोगों ने पहले सुन रखा है इसलिए शॉर्ट में कर रहा हूँ। बेसिकली मानव की दो तरह की आवश्यकता हो गई, एक भौतिक हो गई, भौतिक आवश्यकता प्रकृति से पूरी होगी और प्रकृति में समृद्धि है, मेरी आवश्यकता से अधिक है, साधन पर्याप्त हैं। तो निश्चित भौतिक आवश्यकताएं निश्चित हैं, ठीक है। तो निश्चित आवश्यकता के लिए पर्याप्त साधन है। और जो मेरी मानसिक आवश्यकता है, प्यार सम्मान विश्वास की, ये किससे मिलेगा? मानव से। तो प्यार सम्मान विश्वास की आवश्यकता असीमित है, लेकिन इसका सोर्स भी कैसा है? असीमित है ना। कितना सम्मान कर सकते हो आप मेरा, इसका कोई कैलकुलेशन है? या मैं कितना कर सकता हूं, इसका कोई कैलकुलेशन है? तो क्या शानदार डिजाइन है सृष्टि का। निश्चित आवश्यकता के लिए पर्याप्त साधन और असीमित आवश्यकता के लिए असीमित साधन। सारे संसार को प्यार करो, किसने रोका है? सारा संसार आपको प्यार कर सकता है, आप योग्य बने तो, और करते ही हैं, है ना। वो बेचारे 2000 साल 2500 साल पहले निकल गए कुछ ज्ञानी लोग, हम उनका सम्मान आज तक कर रहे हैं। उनका नाम लेते ही अपने अंदर कैसा फील आता है। तो असीमित हुआ कि नहीं हुआ? तो सृष्टि का डिजाइन क्या है? निश्चित आवश्यकता के लिए पर्याप्त साधन, असीमित आवश्यकता के लिए असीमित साधन। हम कितने ही लोगों से प्रेम पा सकते हैं, कितने ही लोगों से सम्मान पा सकते हैं, असीमित है, मरने के बाद भी पा सकते हैं। ठीक हो गया। तो मानव के साथ संबंध में जीने का मतलब है व्यवहार में तृप्ति, है ना। व्यवहार ही करते हैं और व्यवहार में क्या चाहते हैं? सेटिस्फेक्शन चाहते हैं। तो अब अगर प्राकृतिक में सुविधा में समृद्धि चाहिए तो किसको समझना होगा? प्राकृतिक नियम को समझना होगा, ठीक है। क्योंकि वहां भी अभी हम पूरी तरह से नहीं समझ पाए, इसीलिए तो गरीबी है। प्रकृति में समृद्धि और हमारे यहाँ गरीबी गरीबी है, ठीक। क्यों है? क्योंकि अभी भी पूरे नियम को नहीं समझा है। हमने इतना तो समझ लिया कि लोहा मजबूत है, पर लोहा इस पूरी एग्जिस्टेंस में किस व्यवस्था के साथ है वो नहीं समझा, इसलिए बिना जरूरत के भी लोहा खोद रहे हैं, मतलब जंगल काट के लोहा निकाल रहे हैं, क्योंकि हम उसकी व्यवस्था को अभी भी पूरा नहीं समझे, ठीक। और व्यवहार में तृप्ति के लिए किसको समझना होगा? व्यवहार के नियमों को समझना होगा, ठीक। तो प्राकृतिक नियम को समझ करके हमें नियमानुसार जीना होगा या नियमों को अपनी मनमर्जी अनुसार बना लेंगे, है ना। आज हमारा मन करे कि आज हम कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, ऐसा संभव है? संभव नहीं है, है ना। आज हमारा मन करे कि आज हम जो है पानी की जगह पेट्रोल पिएंगे, ऐसे पीने के लिए स्वतंत्र ही हैं, है ना। लेकिन उसे पी करके प्यास बुझेगी? तो ऐसे ही जब व्यवहार के नियमों को समझ लेंगे तो व्यवहार के नियम अनुसार जीना होगा या नियमों को अपने अनुसार बना लेंगे, ठीक। तो देखिए अभी क्या हो रहा है, इसलिए आप देखो जब हम पदार्थ के साथ कुछ जीने जा रहे हैं तो भी कुछ नियमानुसार जी रहे हैं, इसलिए वहाँ निश्चितता के साथ है। जैसे लोहा लगा दिया, सोना लगा दिया, ये कुर्सी ले आए तो अब ये पता है कि अब ये 5-10 साल कहीं नहीं जाएगी, ठीक है। ये माइक ले आए, कपड़ा ले आए, क्योंकि पदार्थ को कुछ कुछ पकड़ा। ऐसी पेड़ पौधों को कुछ पकड़ा तो गेहूँ बोएगा तो गेहूँ ही होएगा, धान बोएगा तो धान ही होएगा, है ना। गाय कुत्ता घोड़ा लाए तो वो वैसे ही व्यवहार करेंगे। सबसे ज़्यादा शंका किसके साथ है? मानव के साथ। सुबह जैसा था शाम तक वैसा नहीं रहता, ठीक है। सैटरडे को जैसा होता है संडे को बदल जाता है, फिर मंडे को फिर बदल जाता है। हमारा मूड संडे मंडे के हिसाब से बदलता रहता है। तो मानव के साथ जब हम जीने जाते हैं, बाकी के साथ जब हम जीने जा रहे हैं तो नियमानुसार जीने जा रहे हैं। जब मानव के साथ जीने जा रहे हैं तो मान्यता अनुसार जा रहे हैं, वहाँ प्राकृतिक नियम के हिसाब से नहीं जा रहे हैं। तो मानव के साथ जब डील करने जा रहे हैं तो हमारी कुछ मान्यताएं सामने आती हैं। लड़का लड़की, हिंदू मुसलमान, ठाकुर ब्राह्मण, गुजराती हरियाणवी उत्तराखंडी,
इसीलिए हमारे निष्कर्ष भी देखेंगे तो बहुत सारे लोगों के बारे में हमारे जो निष्कर्ष बनते, जैसे गुजराती को मैं समझता हूँ, कैसे समझता हूँ, जैसा मेरा छोटा मोटा इंटरेक्शन हुआ होगा तो मैंने ये मान लिया कि सारे गुजरात के लोग वैसे ही होते हैं, तो इसीलिए हमारा परसेप्शन है गुजराती ऐसे होते हैं, है ना, हम बोलते भी हैं, है ना। तो हमारी तो इतनी सारी मान्यताओं के साथ हम मानव के साथ डील करने जाते हैं, उसके साथ हम कैसे जाते, उसके साथ हम उसके प्राकृतिक डिजाइन के हिसाब से नहीं जाते। ये पकड़ में आ रहा है? जैसे हम जो है लोहे को जब समझा, जिसने भी समझा, तो लोहे को हमने या लोहे के एटम को जब हमने समझा तो उसको एज ए नेचुरल एंटिटी के रूप में समझा। तो हमने लोहे के नेचुरल डिजाइन को समझा कि उसके गुजराती डिजाइन को समझा? नेचुरल डिजाइन को समझा, है ना। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं के अनुसार लोहा ऐसा होता है और मुसलमानों के अनुसार ऐसा होता है और ईसाइयों के अनुसार ऐसा होता है, उसका नेचुरल डिजाइन को समझा। ऐसे ही जब हम पेड़ पौधों को समझने गए, प्राणावस्था को समझने गए, तो आम का नेचुरल डिजाइन कैसा है वैसा समझा, तो उसके साथ डील करने गए। आम को हम कब यूज कर पाते हैं, कब हम उसके साथ काम कर पाते हैं? जब हमें उसका नेचुरल डिजाइन पता होता है। इसलिए हमको पता है पीला आम पका हुआ है, इसको खा सकते हैं। खट्टा, जो कच्चा खट्टा आम है उसको फिर हम अचार डाल सकते हैं। ऐसे ही जब हम पशु पक्षियों के साथ जो भी डील करते हैं वो उनके नेचुरल डिजाइन के अनुसार करते हैं। और जब हम मानव को समझने गए तो ये लड़की है, इसको तो शर्माना ही चाहिए, ये तो लड़का है, मर्द रोते नहीं है, ठीक। फिर हरियाणा की लड़की, गुजरात की लड़की, और हरियाणा का लड़का, गुजरात का लड़का, और मैं जाट हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, अलाना हूँ, फलाना हूँ। तो अपने बारे में भी कुछ माना हुआ है और दूसरे के बारे में भी कुछ माना हुआ है। तो मानव का नेचुरल डिजाइन क्या है, ये एजुकेशन में कहाँ आया अभी तक? फिजिकल आया। इसलिए देखिए फिजिकल में भी हमने नेचुरल डिजाइन को समझा, इसलिए शरीर के साथ इलाज में हमने कर लिया। तो जब हार्ट खराब होता है तो हार्ट का डिजाइन सब में सेम है, इसलिए हार्ट का डॉक्टर कहीं भी जाएगा वो हार्ट को ठीक कर डालेगा, किडनी से लेके लंग से लेके तमाम चीजें। लेकिन किसी का मन खराब हो जाए तो हमारे पास मानव का नेचुरल डिजाइन नहीं मौजूद है। तो मध्य दर्शन पहली बार मानव के नेचुरल डिजाइन को सामने रख रहा है। उसके नेचुरल डिजाइन को सामने रखेंगे तो उसके साथ डील कर पाएंगे। अभी हम मानव के नेचुरल डिजाइन के अनुसार डील नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम उसको अपनी मान्यता के खांचे में फिट करते हैं, इसलिए कभी बनती है कभी नहीं बनती है, ठीक। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे विचार मिल जाएं। ये विचार पैदा कहाँ होता है, इसके पैदा होने का सोर्स क्या है, इसके बदलने का क्या डिजाइन है, यही हमको पता नहीं है। और हम विचार मिलाने में लगे पड़े हैं, वो मिल ही नहीं रहे हैं। वो क्योंकि हमारे विचार सुबह कुछ थे, शाम को कुछ और हो जाते हैं। आज तक मैं कुछ और समझता था, मैंने कुछ और पढ़ लिया, फिर मैं कुछ और समझने लग गया, ठीक। तो इसलिए मानव के साथ व्यवहार में क्या नहीं हो रहा है? तो अभी भी हम प्रकृति के नियमों को पूरा नहीं समझे हैं, इसलिए वहां भी समृद्धि नहीं आ रही है, ठीक। इसलिए कितना भी पैसा कमा लो वो कम लगता है, एक गरीबी बनी रहती है, एक कमी का एहसास बना ही रहता है ना। और व्यवहार की तो हालत हम सबको पता ही है, ठीक। और जितने निकट के लोग हैं उनके साथ ज्यादा झंझट है, ठीक। जितने दूर के लोग हैं, पाकिस्तान तो साल भर में 1-2 बार परेशान करने आता है, हम घर में रोज ही भारत पाकिस्तान हुआ पड़ा है, उसका क्या इलाज है? क्यों? क्योंकि मानव के साथ जो हम व्यवहार करने जा रहे हैं, जैसे एक छोटा सा उदाहरण, क्योंकि हम एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, जैसे हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक हो गया। छोटा बच्चा का मतलब क्या? छोटे बच्चे में छोटा क्या है? उसकी बॉडी छोटी है, ठीक है, लेकिन हम बच्चे को ही छोटा मान लेते हैं।
अब आप देखिए कि छोटे शब्द के साथ क्या क्या मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। ठीक हो गया। जैसे हम बोलें कि किसी छोटे, हमारे गांव में एक बहुत छोटा आदमी रहता है, तो इसके बारे में हमारी क्या क्या कल्पना हो सकती है? उसकी नौकरी कैसी होगी, उसका मकान कैसा होगा, छोटा। ऐसी हमारी कल्पना जाती है, क्योंकि छोटे के साथ ही कम होना जुड़ जाता है। तो जबकि वो छोटा आदमी शरीर से छोटा हो सकता है नौकरी उसकी कोई बड़ी हो, मकान उसका बड़ा हो ही सकता है, और किसी बहुत बड़े आदमी मतलब। तो अभी हम बड़ा छोटा कहाँ देख रहे हैं? सुविधा से देख रहे हैं। इसलिए जब भी मैं छोटे आदमी बोलता हूं तो आपकी कल्पना में नौकरी, पैसा और सुविधा जाती है, शरीर बहुत बाद में आता है। बहुत कम ध्यान में आता है कि मैं किसी छोटे शरीर के आदमी की बात कर रहा हूं। तो छोटा मान लेने से कम उसके साथ जुड़ता ही है। जो छोटा है वो कम है, और जो कम है उसको नियंत्रित किया जा सकता है, ये इसके साथ जुड़ता है। ठीक है। इसीलिए अगर सड़क पे कार वाला और रिक्शे वाले की टक्कर हो जाए, सामान्यतः गलती किसकी मानी जाती है? वो रिक्शा वाला ही पिटता है, क्योंकि वो छोटा आदमी है। छोटा किस लिए मान लिया? उससे, उसके पैसे से मान लिया। ये छोटा शब्द ही अपने आप में कितनी गहरी मान्यताएं लेके आता है। ठीक। तो बच्चा छोटा है कि बच्चे का शरीर छोटा है? क्योंकि हमने उसको छोटा मान लिया, इसलिए हमने ये मान लिया कि ये कम है, इसलिए हमने ये मान लिया कि ये कम जानता है। जबकि बच्चा हो सकता है कुछ मामलों में आपसे ज़्यादा जानता ही हो, और गूगल के ज़माने में तो ये आराम से संभावना बनती है। इसलिए जो जानकारियां आपको हाई स्कूल के लेवल में प्राप्त हुई थी, वो बच्चे को आज 5 साल की उम्र में प्राप्त है। तो कम होते ही नियंत्रण है, क्योंकि कम को नियंत्रित किया जा सकता है। तो यही पूरी की पूरी सिस्टम में यह मान्यता है कि छोटे आदमियों को, इसीलिए सरकार क्या करती है, आप देखेंगे सरकारी शासन उसमें भी, जो अगर सुविधा से, रूप धन पद बल से कम है, सरकारी दफ्तरों में उसके खिलाफ, उसके प्रति कोई खास सम्मान है ना, इसीलिए उसको डर के, और उसको है ना, इसीलिए सिपाही क्या करता है, पुलिस में सिपाही है, वो रिक्शे वाले को 2 थप्पड़ मार देगा, कार वाले के सामने उसकी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि कार वाला कोई बड़ा आदमी हो सकता है। तो सिपाही क्या करता है, वो भी छोटा बड़ा कैसे देख रहा है? सुविधा के आधार पर देख रहा है। तो हमने जब बच्चे को छोटा बोल दिया तो उसके साथ ही कम मान लिया, तो इसका मतलब ये है कि उसको नियंत्रित किया जा सकता है, और नियंत्रण करने का मतलब ये है कि शासन को नेचुरल मान लिया। ये पकड़ में आया? और शासक और शासित के बीच कभी कोई संबंध स्थापित होगा कि संघर्ष बना रहेगा? शासक और शासित के बीच कभी संबंध स्थापित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि शासक हमेशा कंट्रोल के लिए सोचता है और शासित हमेशा मुक्ति के लिए सोच रहा है। उन दोनों के बीच में विपरीत कनेक्शन है। तो जब संबंध ही स्थापित नहीं होगी तो शिक्षा कैसे हो जाएगी? तो सबसे बड़ी एक और बड़ी प्रॉब्लम क्या बताई? तो शिक्षा की पहली प्रॉब्लम क्या बताई? संग्रह और विशेषता। दूसरी प्रॉब्लम ये बताई कि संबंध विहीन शिक्षा हो रही है, क्योंकि हम शासक हैं, हमें उसे कंट्रोल करना है, क्योंकि वो छोटा है, वो गलती करना ही चाहता है, वो गलती करने के लिए ही पैदा हुआ है। ये बात पकड़ में आई? ये ठीक हो गया? तो कुल मिला के कैसे हम मान्यताओं के साथ काम करते हैं, इसकी बात है। ठीक। तो समझ करके जीना ही जीना है, यही शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक हो गया? अब आते हैं शिक्षा क्या पे। तो समझने में जो है मानना, समझने की प्रक्रिया में क्या है, मानना होता है कि जानना होता है? जब हम बोलते हैं समझ रहे हैं,
तो इसमें मानना होता है कि जानना होता है? जानना होता है, ठीक है। और हम वैल्यू एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो हम उसमें मानने वाले भाग में ज्यादा काम करते हैं कि जानने वाले भाग में काम करते हैं, इसलिए वैल्यू समझ नहीं आता है। जबकि हम गणित विज्ञान में हम जानने वाले भाग पे काम करते हैं कि मानने वाले भाग में। जब हम न्यूटन का लॉ पढ़ाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, देखो न्यूटन ने बोला इसलिए मान जाओ, ऐसा बोलते हैं? या न्यूटन के आगे अगरबत्ती फेरो तब तक विज्ञान समझ नहीं आएगा। तो न्यूटन ने जो नियम पकड़े वो किसके पकड़े? उसने नियमों को पहचाना कि बनाया? पहचाना। उसने तो केवल आपका ध्यान दिलाया, इसलिए उसको न्यूटन का लॉ बोल रहे हैं। लॉ तो वो नेचर का है, इसलिए हम बोलते हैं कि देखो न्यूटन ने ये बोला और ये ऐसा ही है, आप इसे देख लो। इसीलिए तो हम उसमें इक्वेशन बनाते हैं ना, कि जो न्यूटन ने पहचाना आप भी उसको पहचान रहे हो, आप भी वही जान रहे हो जो न्यूटन ने या आर्यभट्ट ने जाना। तो जब जानने की जगह पे आ रहे हैं इसलिए हम मैथ गणित पढ़ा पा रहे हैं, मैथ साइंस पढ़ा पा रहे हैं या ज्योग्राफी पढ़ा पा रहे हैं। लेकिन बाकी जगह क्या हो रहा है, वैल्यू एजुकेशन के आते ही क्या हो रहा है, अब मानने पे आ जा रहा है, इसलिए वैल्यू समझ में नहीं आ रही है। ये अंतर पकड़ में आया? तो और हम किस बात से ज्यादा परेशान हैं? वैल्यू एजुकेशन से ज्यादा परेशान हैं। बाकी मैथ साइंस तो बढ़िया ही चल रही है ना भाई, आप भी स्कूल में पढ़ाते ही हो बच्चे, आप मैथ साइंस पढ़ाते हो, बच्चे अच्छे मार्क्स लाते हैं कि नहीं लाते हैं? ठीक है। और ऐसा नहीं है कि वो सब रट करके ही कर रहे हैं, काफ़ी कुछ उन्हें पकड़ में भी आता है, वो जेई नीट भी निकाल ही लेते हैं और बहुत सारे तमाम प्रकार के कंपटीशन में क्वालिफाई करते ही हैं। तो कैसे कर पाते हैं? तो एक्चुअल में देखेंगे ये अभी जो सब्जेक्टिव एजुकेशन है वो उतनी प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए इतने प्रकार के मैकेनिज्म आ गए हैं। अब तो स्मार्ट क्लास हो गई है, एक वीडियो, आपको कोई और अच्छे से समझाना है तो आप वीडियो से समझा सकते हैं, है ना। साइंस समझानी है तो वीडियो है, मैथ्स, तमाम प्रकार के, है ना, टेक्निक्स आ गई हैं। तो सब्जेक्टिव एजुकेशन उतनी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? वैल्यू एजुकेशन है। उसके पास, हमारे पास क्या लेसन प्लान है? तो जब हमको मैथ्स पढ़ानी होती है तो हमको उसका स्टेप पता होता है कि पहले उसको गिनती सिखाई जाती है, फिर उसको एक अंक के जोड़ घटाव सिखाए जाते हैं, धीरे 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 उसके पास पूरा स्टेप होता है। लेकिन जैसी वैल्यू की बात आती है हमारे पास उसके लिए कोई लेसन प्लान नहीं है सिवाय उपदेश के। देखो ऐसा करना चाहिए, देखो वैसा करना चाहिए, अच्छे बच्चे ऐसा करते हैं, उसके लिए हमारे पास कोई लेसन प्लान नहीं है। और लेसन प्लान कैसे बनेगा? जब हमको उसका कोई यूनिवर्सल, मैथ्स में लेसन प्लान कैसे बना लेते हैं या ज्योग्राफी में कैसे बना लेते हैं, क्योंकि उसका कुछ बेस हमारे पास है। वैल्यू के लेके हमारे पास कोई लेसन प्लान नहीं है। इसलिए क्योंकि आप सब स्कूल में आकर देखेंगे बच्चों तक जो मैसेज जाता है वो उसी बात को ज्यादा स्वीकारते हैं जिसके बारे में आपकी कलेक्टिव जो अंडरस्टैंडिंग है वो सेम होती है। जैसे आप लोग सामान्य रूप से आपकी एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग इस बात पे है कि मार्क्स के लिए मेहनत करनी है, मार्क्स आने हैं। तो बच्चे मार्क्स के लिए मेहनत करते हैं कि नहीं करते हैं? करते ही हैं। सारे टीचर्स की कॉमन अंडरस्टैंडिंग यही है कि सबको यूनिफॉर्म में आना है। तो सब यूनिफॉर्म नहीं आने पे लगभग एक ही तरह का रिएक्शन देते हैं या एक ही तरह से बात करते हैं। तो जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है बच्चों तक वही जाता है। तो हमारी सब्जेक्ट को लेके कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि भाई सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ना है, उसमें मार्क्स आने हैं। स्कूल के जो भी आपके डिसिप्लिन के नियम है कि टाइम से आना है, प्रेयर में आना है, इसको लेके हमारी एक कॉमन स्वीकृति है। इसलिए बच्चे तक वो पहुंच भी जाता है और बच्चे उसको कुछ पकड़ भी लेते हैं। वैल्यू के मामले में हमारी क्या कॉमन अंडरस्टैंडिंग है? हम सबके अपनी अपनी थ्योरीज हैं, है ना। और आप कभी इसको प्रयोग करके देखिए, किसी दिन आप पूरा एक दिन निकालिए और केवल एक डिसिप्लिन पे चर्चा करके देखिए, शाम तक आप किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाएंगे। मैं तो इतनी जगह ये काम करके देख चुका हूं। तो अनुशासन किसको बोलते हैं, इसी को लेके हमारी कोई वो नहीं है,
इसलिए बच्चा हर टीचर के आगे अलग अलग तरह से डिसिप्लिन होता है, वो आपके मूड के हिसाब से एडजस्ट करता है कि नहीं करता है। किसी टीचर के बारे में उसको पता है कि ये थोड़ा कड़क है तो थोड़ा अलग ढंग से पेश आता है, किसी टीचर के बारे में लगता है कि नहीं ये थोड़ा सा ढीले ढाले हैं तो वहाँ दूसरी तरीके से पेश आता है, क्योंकि डिसिप्लिन के बारे में हमारी ही कोई कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इसलिए वो हमारे मूड के हिसाब से एडजस्ट करता है, यहीं से वो मैनिपुलेशन सीखता है। मैनिपुलेशन समझते हैं ना, मोटी भाषा में बोलेंगे तो पाखंडी व्यवहार जिसको बोलते हैं, दिखावे वाला, लोगों के हिसाब से एडजस्ट करना। ठीक, तो ये क्या है, क्योंकि अनुशासन का हमारे पास कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं है, इसलिए डिसिप्लिन सबसे बड़ी समस्या है स्कूलों में। ठीक, और हमारा फ्रस्ट्रेशन देखिए कहाँ से आता है, जब बच्चे इनडिसिप्लिन ही होते हैं ना। लेकिन हम डिसिप्लिन किसको बोल रहे हैं ये तो क्लियर हो जाए। ठीक, तो समझने में मानना महत्वपूर्ण है और जानना महत्वपूर्ण है, और वैल्यू एजुकेशन में हम मानने पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, इसलिए वैल्यू एजुकेशन का हमारे पास कोई रिजल्ट वैसा नहीं आ रहा है जितना हम प्रयास कर रहे हैं। ठीक, मानने का क्या मतलब है, बिना जांचे, है ना, दबाव या प्रभाव से किसी चीज को स्वीकार कर लेना। ठीक है, जानने का क्या मतलब है, जो जैसा है उसको वैसा जान लिया, है ना। तो मानव की क्या आवश्यकता है, निरंतर सुख। आवश्यकता की पूर्ति कैसे होगी, अस्तित्व जैसा है वैसा जानकर, क्योंकि वो एग्जिस्टेंशियल नीड है। आवश्यकता पूर्ति की प्रक्रिया क्या होगी, शिक्षा। तो शिक्षा इसलिए मानव की एग्जिस्टेंशियल नीड है क्योंकि उसको निरंतर सुखी होना है। ठीक है, तो शिक्षा का मतलब ही है निरंतर सुख पूर्वक जीने की समझ। और अब वो समय आ गया है कि टीचर केवल सब्जेक्ट तक ही अगर लिमिटेशन में रहा, सीमित रहा, तो बहुत जल्दी शिक्षक जो हैं वो इररिलेवेंट हो जाएंगे। जब मैं शिक्षक बोल रहा हूं तो माँ बाप की बात भी कर रहा हूं, हम अपने बच्चों के लिए शिक्षक तो हैं ही। तो अगर हम केवल जिंदा रहने की जगह पे ही शिक्षक बने रहे तो हम बहुत जल्दी क्या हो जाएंगे, इररिलेवेंट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि अंग्रेजी, गणित, भूगोल पढ़ने के लिए यूट्यूब पे इतना मटेरियल उपलब्ध है और बहुत सारे बच्चों ने उससे, आपके पास वो क्यों आए, या मेरा माँ बाप के रूप में भी आपके बच्चे हैं, ठीक है, तो आपसे उनको खाना कपड़ा मिलता है, जिंदा रहने की चीज मिलती है तो ठीक है, वो मिलती ही है। और वो जब वो अपने आप उसको पूरा करने लगते हैं तो अब वो आपके पास क्यों आए, आपके पास ऐसा क्या है भाई। पहले वो आप उसको जिंदा रखते थे, आपने पढ़ा लिखा के उसको इस योग्य बना दिया कि वो खुद ही जिंदा रह लेता है। तो माँ बाप के रूप में हो या शिक्षक के रूप में हो, अगर हमारे पास जीने के लिए कोई कंटेंट नहीं है बच्चे को देने के लिए, तो हमारी कोई भूमिका उसके जीवन में रह ही नहीं जाती, है ना। और बच्चे के पास क्या है, वो समझना ही चाहता है, उसके पास सवाल हैं, है ना। और कुछ सवाल, और जो जिंदा रहने के सवाल हैं वो गूगल जवाब दे ही दे रहा है। ठीक, तो जीने के समझ गूगल दे नहीं पाएगा कभी भी, ये भी बहुत बढ़िया बात है। तो हमको अगर अपना रिलेवेंस बनाए रखना है तो हमको क्या होना होगा, हमको जीने की समझ देनी होगी, तभी वो मेरे पास आएगा, वरना मेरे पास देने के लिए बचा क्या, है ना भाई। वो 12th हो गया या उसने BA कर लिया, नौकरी लग गया, शादी कर दी, कहानी खत्म। और हम ढूंढते रहते हैं कि अच्छा ला हमारे एहसान का बदला चुका, तो वही बोलता लो ठीक है तुमको भी एक फ्लैट देते हैं, एक नौकरानी ला के दे देते हैं। और ऐसे बहुत सारे केस हैं ही जहाँ बच्चे माँ बाप को बढ़िया सुविधाएं देते हैं, ठीक है,
उनके लिए बढ़िया इलाज की व्यवस्था करते हैं, बढ़िया सुविधाएं की व्यवस्था करते हैं, लेकिन माँ बाप को संतुष्टि नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो तो भाव ढूंढ रहे हैं, है ना। ठीक है, तो बच्चे को जो आपने दिया था बच्चा लौटा ही रहा है, बढ़िया से लौटा रहा है। तो वो आपके पास आए, इसके लिए आपके पास कुछ मटेरियल होने की जरूरत है। तो एज ए टीचर भी अगर आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमसे जुड़ा रहे, है ना, हमको इमोशनली सपोर्ट करे, तो हमको भी उसको इमोशनली सपोर्ट करना होगा। और आज बच्चों की ज़िंदगी में सब्जेक्ट को लेके ज़्यादा प्रॉब्लम है कि इमोशन को लेके ज़्यादा प्रॉब्लम है ना। इतनी जगह हम गए हैं बच्चों के साथ, बच्चों को ये समस्या नहीं है कि गणित भूगोल समझ में नहीं आ रही है, वो तो आ ही जाएगी। आप समझा दोगे नहीं, ट्यूशन पढ़ लेगा नहीं, यूट्यूब पे देख लेगा। और बच्चे करते ही हैं ये सब। उनकी जो इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं उनका हमारे पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, केवल उपदेश है। है ना। देखिए, जब बच्चा 9th 10th में या अब तो 8th तक जा रहा है, उसके लिए उसके फिजिकल जो चेंज आ रहे हैं, उससे उससे कुछ इमोशनल चेंज आ रहे हैं, और उससे कुछ इमोशनल प्रॉब्लम्स उसके सामने खड़ी हो रही हैं, और हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। पहले तो हमारा ऐसा वातावरण ही नहीं है कि वो हमसे उससे बारे में बात करे, ऐसा हमने डिजाइन ही नहीं बनाया, ना स्कूल में ना घर में। तो जिस समय उसको इमोशनल, वही व्यवहार वाली भाग आता है ना। ठीक है, इसको हम आगे देखेंगे, मतलब वो आपको पकड़ में आएगा। ये घड़ी ठीक काम कर रही है ना, ये वाली घड़ी ठीक काम कर रही है, ताकि मैं इसको देखता रहूं। ठीक चल रही है, बढ़िया। तो जानने की क्या प्रक्रिया है? तो शिक्षा क्या है? सीखना समझने की जो प्रक्रिया है। तो जैसे पदार्थ अवस्था में सीखना समझना होता है, अब शिक्षा कहाँ से आ रही है ये भी देखेंगे ना। तो पदार्थ में ऐसा है कि लोहे को समझाना पड़ेगी लोहे की तरह कैसे रहना है, वहाँ बाय डिफॉल्ट है। ऐसी प्राण अवस्था में वहाँ भी शिक्षा की कोई डिजाइन नहीं दिखाई देगी। जीव अवस्था में, जीव अवस्था में शिक्षा का कोई डिजाइन नहीं है, लेकिन सीखना तो शुरू होता है ना। और वो भी सब में नहीं, लेकिन एक लेवल के बाद, खास तौर पर जिनको हम मैमल्स बोलते हैं, है ना, उनके जो स्तनधारी जिनको बोलते हैं, वहाँ थोड़ा सीखना शुरू होता है ना। शेर का बच्चा शिकार करना सीखता है, चिड़िया का बच्चा उड़ना सीखता है ना। उसको सीखना तो पड़ता है, बस उसके लिए इतना है कि वहाँ कोई स्कूलिंग सिस्टम नहीं है ना। ऐसा कोई स्कूल नहीं है जहाँ शेर के बच्चे शिकार करना सीखने जाएंगे, वो बाय नेचर सीख जाता है। तो जिंदा रहने के लिए कुछ सीखने की प्रक्रिया शुरू होती है, लेकिन उस सीखने की प्रक्रिया के लिए कोई स्पेशल सिस्टम नहीं दिखाई देता, वो बाय नेचर है, अपने माता पिता से, उसको वातावरण से उसको सीख लेता है। यहां जो है बाकायदा योजनाबद्ध शिक्षा प्रणाली है, और आज से नहीं है, हर इतिहास में जाएंगे तो हजारों साल से मानव समुदाय में क्या है, शिक्षा की प्रणाली है ना। तो आप यूरोप में जाएं चाहे यहाँ जाएं, तो वो मानव को शिक्षा की जरूरत क्यों है? क्योंकि उसको सुखी होना है। जिंदा रहना माने स्किल सीखना। तो स्किल सीखने के लिए किसी स्कूल की जरूरत नहीं है। जैसे हमने भी खाना पीना सीखने के लिए कोई स्कूल जाना पड़ता है? जो आपने कपड़े पहनना सीख लिए या कपड़े बनाना भी सीखे एक ज़माने में, या आप, है ना, हम लोग रोटी बनाना सीख लेते हैं, घर में चावल बनाना सीख लेते हैं। ये जो मकान बनाना सीखा है, ये किसी स्कूल में जाके नहीं सीखा है। तो जिंदा रहने की जगह पे स्कूलिंग सिस्टम की जरूरत या एजुकेशन सेंटर की जरूरत नहीं पड़ती। तो इससे क्या पता चलता है कि मानव केवल जिंदा रह करके खुश नहीं हो सकता, वो सुखी होना चाहता है। और वो जिसको भी अपने से ज्यादा सुखी देखता है, उसकी समझ के नाम से, उससे वो समझने जाता ही है कि तुम कैसे ज्यादा सुखी हो। ये जो वो दूसरे से समझने जाता है, यहीं से क्या हो रही है, यहीं से गुरु शिष्य परंपरा आएगी ना। मुझको लगता है कि आप मुझसे ज्यादा सुखी हो, इसीलिए हम किससे आकर्षित ज्यादा होते हैं, किसके पास जाना चाहते हैं? जिसके बारे में हम ये मानते हैं कि मुझसे ज्यादा सुखी। अपने ज्यादा दुखी के पास कौन जाएगा? हम समझने किससे जाते हैं?
जिसके बारे में हम ये मान लेते हैं कि ये हमसे ज़्यादा सुखी है, तो हम उस प्रक्रिया को समझना चाहते हैं। तो क्या है, जिंदा रहने के लिए स्किल जरूरी है, सुखी रहने के लिए समझ जरूरी है। ठीक, तो यहां से मानव में तो अभी हम दो को हटा रहे हैं शिक्षा में, है ना। तो जैसे अब आते हैं प्राण अवस्था में, और इन दोनों में समानता क्या है। तो दोनों में क्रियाशीलता है, ये हमने पहले देख लिया। क्रियाशीलता किस लिए है, यहाँ आराम, आहार, आराम, सुरक्षा और प्रजनन के लिए है, और संतान का पालन पोषण, ये दो जगह दोनों में दिखाई देता है। जैसे पशु भी अपनी संतान का पालन पोषण करते हैं और मनुष्य भी करता है, तो ये क्रियाशीलता दिखाई देगी आपको। लेकिन यहाँ जो उसका उद्देश्य है वो क्या है, जिंदा रहना, और यहाँ क्या है, निरंतर सुख। तो वो अपना आहार आराम भी निरंतर सुख के लिए कर रहा है। अच्छा, मानव ऐसा क्यों कर रहा है, तो एक चीज और देख लेते हैं। तो मानव और पशु में एक बड़ा अंतर ये है कि मानव के पास जो है बाय नेचर दो ताकत एक्स्ट्रा है, कल्पनाशीलता और क्या है, कर्म स्वतंत्रता। तो कल्पनाशीलता का मतलब ही है कि वो कल्पनाओं को कहां तक कर सकता है, असीमित कर सकता है, और जैसी वो कल्पना करता है वैसा मैनिफेस्ट करने के लिए उसको ये बॉडी भी मिली है। उसी को बोल रहे हैं उसके पास काम करने की स्वतंत्रता है। ठीक, जैसे ये शरीर मान लिया जाए पेड़ पे नहीं चढ़ सकता, तो हमने पेड़ पे चढ़ने के डिजाइन बना लिए, सीढ़ी। ये उड़ नहीं सकता, तो हमने उड़ने के डिजाइन बना लिए। कोई भी जानवर अपनी शरीर की सीमा से बाहर कुछ नहीं सोच सकता। जैसे कुत्ता पेड़ पे चढ़ने की सोचे तो नहीं चढ़ सकता, और ना वो सीढ़ी बना सकता है। तो मनुष्य के पास तो वो कल्पनाशीलता कहाँ लगाएगा, क्योंकि वो निरंतर सुखी होना चाहता है, और उसके पास केवल क्या है, चार विषय और रूप धन पद, रूप धन पद बल हैं। तो सारी कल्पनाशीलता किधर लगाएगा, तो मनुष्य ने अपनी सारी कल्पनाशीलता अपने चार विषय में लगाई, इसलिए इतनी वैरायटी क्वांटिटी पैदा कर ली। और रूप धन पद बल में लगाई, तो इसलिए वहां भी इतनी वैरायटी और इतनी तरह की चीजें लगा ली। तो इतने प्रकार की कल्पनाएं हैं कि आप कई सूचनाएं तो हमको मिलती नहीं, तो पता नहीं चलता है। जैसे रूप को लेकर के कल्पनाएं देखो मानव की कैसी कैसी हैं। जैसे भारत में रूप की क्या कल्पना है, गोरा होना, एकदम झक सफेद, ठीक है, फिर दुबला, फिर कुछ बॉडी का शेप और तमाम चीजें, ठीक है। चीन में एक समय ये कल्पना में आया कि, और ये रूप का जो झंझट है ये महिलाओं ने ज्यादा झेला है, तो चीन में एक समय ये कल्पना में आया रूप का कि कौन सबसे रूपवान, जिसके पैर सबसे छोटे। ऐसा आप गूगल करके देखिए। तो 7-8 साल में लड़की को एक ऐसा जूता पहना देते थे लोहे के जगबग जैसा, अब उसका पैर नहीं बढ़ेगा, पूरा शरीर बढ़ेगा। और जिस दिन उसको लड़के वाले देखने आएंगे तो उसकी शक्ल नहीं दिखानी है, कि पैर दिखाने हैं, ठीक है। तो ऐसी कल्पनाएं, आदमी कल्पनाशील है, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक। एक जैसे अफ्रीका में एक कम्युनिटी है जिसमें 18 साल के बाद लड़के को जंगल छोड़ दिया जाता है, उसको 1 साल अकेला रहना होता है, ठीक है। तो वो अकेला सरवाइव कर सकता है, इसका पैरामीटर क्या है, उसे 1 साल बाद तोंद बढ़ा के आना होता है। तोंद बढ़ाइया मतलब बढ़िया खाया पिया है, और बढ़िया खाया पिया इसका मतलब बढ़िया से, तो जो सबसे ज़्यादा तोंद बढ़ा के आता है वो सबसे सुंदर माना जाता है, ठीक है। और फिर उसको उस कबीले में जो भी उनकी सुंदरता के पैमाने होंगे, उस आधार पे जो भी लड़की को पसंद करता है उससे उसकी शादी हो जाती है, और फिर उसको कबीले का कुछ सरदार को जो भी है वो सब करते हैं। तो ऐसा लोगों ने क्या किया है, कल्पनाशीलता है आदमी की,
धन को लेकर के देखेंगे तो क्या कल्पनाशीलता है ना। तो एक समय में कोई अपना मकबरा ही बना दे रहा है, कौन कितना बड़ा महल बनाएगा, ठीक है, कौन कितना बड़ा अपना वो बनाएगा, मॉन्यूमेंट बनाएगा, किसके पास कितना सोना चांदी होगा। आज धनवान कौन है? जिसके पास बैंक बैलेंस ज़्यादा है, ठीक है। एक समय भारत में 8 प्रकार के धन माने जाते थे। तो जैसे पशुधन, ठीक है, वो भी एक धन माना जाता था। धान्य तो है ही धन, इसे धान्य शब्द से ही धन आया है। धान्य माने अनाज, वो भी एक धन था। स्वर्ण एक धन था, ठीक है। भूमि को एक धन के रूप में माना गया था। तो एक समय में धन वो था जिसके पास ज़्यादा जमीन हो जाए, जिसके पास ज़्यादा पशु हो जाए, ठीक है। कभी आप को अध्ययन करने को मिले तो भारत में जो ये क्या बोलते हैं इनको, जो खाना बदोश होते हैं ना, जो इधर से उधर घुमंतु जो लोग होते हैं, जो ये भेड़ बकरी लेके घूमते रहते हैं, होते हैं ना, वो भेड़ों के रेवड़ होते हैं और वो उनका कोई स्थायी ठिकाना नहीं होता, ठीक है। हाँ, आज उनको समाज कैसे देखता है? मालदार तो देखता है, लेकिन समाज में उस तरह की उनको अमीर नहीं माना जाता, ठीक है। एक समय में उनकी भी एक हनक होती थी। मध्य प्रदेश में एक लाखा बंजारा की कहानी है, उसके पास 1 लाख भेड़ें थी, ठीक है। और गांव में उसने अपने भेड़ों को पानी पिलाने के लिए तालाब में छोड़ा, तो कुछ गांव वालों से वो हो गया, तो तनातनी हो गई, ठीक। तो गांव वालों ने उसको ये बोल दिया कि बहुत लखपति बनता है तो अपनी भेड़ों के पानी पिलाने का इंतजाम कर। तो उसने कुछ लाख रुपए खर्च करके उस जमाने में एक बहुत बड़ी झील उधर बनवाई है, पता नहीं देवास में कि कहाँ है। ऐसी कई कहानियां मिलेंगी आपको, है ना। घी के लोग धनी होते थे। तो धन क्या है? धन की भी मान्यताएं बदलती रहती हैं। तो आदमी उसमें कल्पनाशील है ही, किसी ने किसी चीज को धन मान लिया। आज शेयर बाजार में शेयर होना एक धन है, ठीक है। आप केवल डिजिट में ही खुश हो, वो कहीं है कि नहीं है, पर वो डिजिट में ही खुश हैं। तो धन की क्या बन रही है लगातार उसमें आदमी कल्पनाशील है। तो किसको धन माना जा सकता है? ठीक है। सुरक्षा को लेके आदमी ने कितनी कल्पनाएं की हैं, वो तो हमारे सामने उदाहरण है ही, ठीक है। अभी वो अमेरिका बोल रहा है कि मैं एक गोल्डन वो लाऊंगा, उसको लेके एक वो चल रहा है कि मैं कोई ऐसा कवच बना दूंगा अमेरिका के ऊपर कि धरती का कोई भी बम मेरे तक नहीं आएगा, ठीक। तो चीन ने भी बोला है कि हम भी करेंगे। तो क्या मतलब कल्पनाशीलता का मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं, ठीक। तो बड़ी से बड़ी सेना से लेकर और बड़े से बड़े बम तक हमारी कल्पनाशीलता फैलेगी, क्योंकि कल्पनाशीलता की ताकत कितनी है मेरी? असीमित है। इसीलिए मैं भोजन पे ही इतने प्रयोग कर सकता हूँ, सुरक्षा पे इतने प्रयोग कर सकता हूँ, और ये विवाह संबंधों को लेकर जो प्रयोग हुए हैं उसको लेकर के भी अलग अलग हुए हैं, ठीक है। इसलिए आज आप देखेंगे विवाह को लेकर के हमारे पास कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं है। इसलिए नई पीढ़ी विवाह करने से क्या कर रही है? जिन वैल्यूज के आधार पे हमने उनको कहा कि इसलिए विवाह करना है, वो उनके लॉजिक के आगे गिर जाता है। भाई एक समय बोलते थे कि लड़कियों को क्यों विवाह करना है, क्योंकि उनको कोई सहारा मिल जाएगा, रोटी पानी देने वाला, तो भैया वो नौकरी करके खुद कमाई ले लेंगी, ठीक हो गया। लड़कों को बोला जाता था कि 2 रोटी पकाने वाली आ जाएगी, ऐसा भी बोला भाई, है ना। तो 2 रोटी पकाने के लिए अभी बीवी की जरूरत नहीं है, जोमेटो है ही, ठीक है, और लोग कर ही रहे हैं। तो फिर क्यों शादी किया जाए? तो ये सवाल है ही युवाओं के मन में। तो अब आप बोलो कि पितृ ऋण चुकाना है और तमाम ऋण चुकाना है, तो समझा के दिखा दीजिए उसको लॉजिकली। इसलिए नई पीढ़ी के सामने, क्योंकि विवाह का हमारे पास कोई यूनिवर्सल वो नहीं है, फॉर्मूला नहीं है। पुराने फॉर्मूले क्या हो गए हैं? पुराने फॉर्मूलों का लॉजिक जो है वो निपट गया, ठीक। ये समझ में आया? भाई बच्चे क्यों पैदा किए जाएं? वो बोलेंगे लो पहले ही 150 करोड़ लोग हो रखे होंगे, मैंने 2 और बढ़ा दिए, क्या फर्क पड़ जाएगा? और नहीं बढ़ाए तो क्या फर्क पड़ेगा, ठीक।
तो कुल मिला के ये जो हमारी कल्पनाशीलता की और कर्म स्वतंत्रता की वजह से हमने सारी कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता केवल पहचान में और 4 विषय में लगाई, इसलिए उसमें इतना चकरगिन्नी आदमी बना हुआ है। ठीक, ये कैसा है, मैं एक बढ़िया उदाहरण देता हूँ आपको अपने ही। जब हम 6ठी 7वीं में थे तो एक आर्ट का पेपर तो होता ही था, ड्राइंग का, और ड्राइंग में ऐसे तो थे नहीं कि हम सारी पिकासो बन जाएंगे, वो किसी किसी बच्चे की ड्राइंग अच्छी होती थी। तो जो हम जैसे होते थे, हमारे पास ड्राइंग में एक ही काम होता था, साड़ी का किनारा। साड़ी का किनारा समझते हैं, है ना, ऐसा वो एक रेक्टेंगल बनाना है और उसमें बीच में से कुछ फूल बना देना है। हम जैसे लोग वही करते थे, और गुरुजी लोग उसमें 17 नंबर दे देते थे पासिंग की, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में ठीक ठाक आते हैं। ठीक, अब मेरे जैसा बच्चा जिसकी ड्राइंग अच्छी नहीं है, ठीक हो गया, अब मैंने साड़ी का किनारा बनाया, वो 10 मिनट में निपट गया मामला। और बैठना कितनी देर है, 2 घंटे। तो फिर मैं, अब कल्पनाशीलता है और टाइम पास भी करना है, और कुछ मेरे पास कुछ और करने को है नहीं, तो मैं उसमें कुछ और करता रहा। फाइनली 2 घंटे के बाद पता चला कि वो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बन गया। फिर सर ने बोला, जो भी टीचर आए, कि बस हो गया, रहने दे, ज़्यादा दिमाग मत चला। तो हम भी क्या कर रहे हैं, जिंदा रहना कैसा है, साड़ी के किनारे जैसा है, वो एक टाइम में फिक्स होता है। अब उसके अलावा कुछ नहीं होगा तो हम उसी में कुछ करते रहेंगे, और ये कर ही रहा है आदमी, है ना। अब आदमी का दिमाग यहाँ जा रहा है कि ये पंखे के लिए मुझे बटन भी ना दबाना पड़े, वो एलेक्सा बोलने से कुछ हो जाए। अब वो बोल रहा है कि नहीं, वो एलेक्सा भी नहीं बोलना है, बस वो आपकी आँख की पुतलियों को वो कर लेगा, आपका आँखों की पुतलियों से पंखा चला लोगे। तो आप सोचो कि ये कोई हमारा करने का, मतलब ये सोचने का टाइम है, मतलब ये कोई आदमी के करने लायक, सोचने लायक काम है कि ये पंखा बिना बटन के कैसे चले। सोचना इतना ठीक था कि भाई वो हाथ से नहीं घुमाना पड़े, तो उसके लिए कुछ ऐसा मैकेनिज्म हो जाए कि वो बटन से चल जाए, खत्म हो गई बात। पर क्योंकि मेरे पास कुछ और हो नहीं, तो अब मेरे पास पंखा ही है, तो पंखे में क्या करूंगा फिर मैं, तो इसकी पंखुड़ी सोने की कर दूं, कि इसमें हीरा टांग दूं, कि इसको मैं एलेक्सा वाला बना दूं कि ये मेरी पुतलियों से चल जाए। ठीक, और अब तो वो बोल रहे हैं कि आपकी ब्रेन में एक चिप लगा देंगे, और आपने सोचा पंखा चल जाए तो वो चल जाए। टीवी में तो वो चैनल बदलने की बात कर ही रहे हैं। तो पहले तो टीवी में वो, सबसे पहले तो टीवी में एक ही चैनल आता था, फिर कल्पनाशीलता गई तो उसमें खट 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 खट। आप में से किसी ने टीवी देखा है, जब दूरदर्शन में 2 चैनल आए तो वो खट खट बदलना, बैठ के बदलना पड़ता था। फिर थोड़ी देर बाद रिमोट आ गया, तो अब हम यहाँ बैठे बैठे बदल रहे हैं। अब वो रिमोट भी हट गया, वो बोल रहे हैं कि मैं यहाँ बैठे बैठे बोल दूंगा कि भाई नेटफ्लिक्स चला दे और ये चला दे, वो चल ही रहा है। ठीक है, बस मैं यूं ही हाथ हिलाऊं, अब वो बोल रहा है हाथ ही मत हिलाओ, बस आप सोच लो। तो हमारे यहाँ एक बहुत बढ़िया कहावत है गढ़वाली में, उसको मैं हिंदी में सुनाता हूँ। तो क्या है, सास लोग बहुत बदनाम होती हैं, इस मायने में कि बहुओं को तंग करती हैं। तो उसी में कहावत है कि बहू को सास सुबह से कुछ काम बता रही है, क्योंकि सास को लगता है कि बहू को खाली नहीं बैठना चाहिए, तो कभी कुछ काम बताए, कभी कुछ काम बताए, कभी कुछ काम बताए। तो बहू एक काम करे, फिर दूसरा बता दे, फिर तीसरा बता दे। फाइनली जितने संभावित काम हो सकते थे बहू ने कर दिए। फिर बहू आई सास के पास कि माँ जी मैंने वो काम कर दिया, अब क्या करूँ। सास ने देखा काम तो कुछ बचा नहीं है, तो ऐसा कर तू जाकर वो बैल के कान खुजा। तो उसको ऐसा बोला गया कि बहू अगर कुछ काम नहीं है तो जाकर के बैल के क्या खुजा, क्योंकि उसे बहू को क्या रखना है, इंगेज रखना है। तो हमारे लिए ये पंखे को एलेक्सा बनाने भी कान खुजाने जैसे ही है। मतलब मैं इतना बड़ी चीज हूं कि मैं इस पूरे अस्तित्व को समझ सकता हूं, और मेरे सारी कल्पनाशीलता इस बात पे लग रही कि ये पंखा जो है मेरे बोलने से चल जाए। उससे ऐसा तो होगा नहीं कि हवा ठंडी कर देगा वो। तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी कल्पनाशीलताएं बहुत, और जब आपके पास कुछ काम नहीं होगा, जैसे वो बताते हैं अरब में जो शेख लोग हैं, ठीक है, आप तो चलो 5-9-10 घंटे नौकरी करता है तब पैसा कमाता है, उधर तो तेल का कुआं है, एक बार खुद गया तो पैसा ही पैसा है। अब वो क्या करेगा, तो वो अपनी कार को सोने की बना देता है ना। वो फिर शेर पालेगा, वो रेत में ऊँट दौड़ा करके उसमें बच्चे बिठाएंगे। एक रेस होती है वहाँ जो इलीगल होती है, उसमें छोटे बच्चों को किडनैप करते हैं, किडनैप करना पड़ता है ना, और उसको बच्चे उसके पीठ पे बांध देते हैं जो उसका कुबड़ है। उससे क्या है, बच्चा चिल्लाता है और उसके चिल्लाने से ऊँट घबराता है, और फिर वो उनका मनोरंजन है।
तो ये कान खुजाने वाला काम है ना कुछ तो करेगा आदमी। तो कल्पनाशीलता का और कर्म स्वतंत्रता का ये फायदा उठाता है कि कोई ऊंट पे रेस लगा रहा है, कोई घोड़े पे रेस लगा रहा है, कोई कुत्ते पे रेस लगा रहा है, वो वहां पहुंचते पहुंचते हम ड्रीम 11 तक पहुंच गए। ठीक, तो क्या है, हमारा मन ही हमारी सांस है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे हमें अटकाए रखेगा। ठीक, तो एक से एक ने जो है अपना टॉयलेट ही सोने का बना दिया। ठीक, और उस पर टिकट भी लगा दिया, और मजेदार बात है कि लोग टिकट लेके उसे देखने भी गए। यह है कल्पनाशीलता का दुरुपयोग। तो जब तक हम कल्पनाशीलता को बाय एजुकेशन किसी सही जगह इन्वेस्ट नहीं करते तब तक वो फैलेगी। ठीक हो गया, इसको तो ये कहां तक थे हम, ये पकड़ में आया। अब जो जिंदा रहना होता है वो प्रशिक्षण पूर्वक होता है, यानी उसमें ट्रेनिंग का काम आता है। तो ट्रेनिंग को देखते हैं, ट्रेनिंग कैसी है, जैसे ये हाथी है, तो हाथी का बच्चा कैसे सीखता है, अपने वातावरण से उसको ट्रेनिंग मिलती है। तो इसलिए वो हाथी का बच्चा, इसलिए हाथियों में भी आप देखेंगे बहुत सारी जिसको हम नियम बोल रहे हैं या प्रकृति के समय ट्रांसफर हो रही है। जैसे जो हाथी है वो 3-3 पीढ़ी तक एक ही रास्ते का इस्तेमाल करते हैं पानी पीने के लिए। अगर उसमें बीच में कोई किसी ने सड़क नहीं बना दी, कोई नॉर्मल बाधा नहीं हुई, तो वो रास्ता नहीं बदलते हैं। तो ये रास्ता भी क्या हो रहा है, कोई ट्रांसफर का डिजाइन तो होगा। या वो जो साइबेरिया से वो पक्षी आते हैं हर साल 5000 किलोमीटर और कई सालों से आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो जो मार्ग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो मैपिंग है वो जाती होगी किसी तरीके से। तो ट्रेनिंग पूर्वक जो है ये क्या हो रहा है, जिंदा रहने का काम ट्रेनिंग से पूरा हो जाता है। तो जैसे हाथी है, तो हाथी या तो नेचर में ट्रेनिंग लेगा, ठीक है, या उसको आदमी भी ट्रेनिंग दे सकता है। इसलिए हाथी को उसने बॉल पे खड़ा कर दिया, ठीक है। और तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को प्रकृति में क्या कहते हैं, जैसे ट्रेनिंग का क्या मतलब है, भेड़ चाल। एक सेकंड, ये क्या गड़बड़ हो गया। अच्छा, इसको चलाएंगे कैसे, ऐसे नहीं, ये इसको ऐसे देख सकते हैं आप। भेड़ चाल क्या है, ट्रेनिंग है। अभी ऐसी ट्रेनिंग आदमी की होती कि नहीं होती है, अभी आदमी भी लगभग इसमें ही है। तो क्या हो रहा है, तो ट्रेनिंग से पशुओं के अंदर फॉलो करने की, ब्लाइंड फॉलो करने का एक पैटर्न बनता है। ठीक, तो जिंदा रहने के लिए उतना काम से चल जाता है। मनुष्य का जो जीना है या उसका जो निरंतर सुख है वो दो तरह से होता है। या तो वो कोई मान लेता है, कुछ चीज़ों को मान लेता है, क्योंकि मनुष्य पशु नहीं है इसलिए उसकी ट्रेनिंग नहीं हो सकती है ना। इसलिए कभी भी मैं टीचर ट्रेनिंग शब्द का इस्तेमाल करना मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि आदमी की ट्रेनिंग नहीं हो सकती, ट्रेनिंग जानवरों की होती है कायदे से। आदमी को कंडीशन किया जाता है, उसकी प्रोग्रामिंग होती है, वही मान्यता है। तो मनुष्य का जो जीना है या जो उसकी निरंतर सुख की जो बात है, तो या तो वो मान्यता पूर्वक कुछ काम को करता है या फिर नियम पूर्वक। तो या तो वो कंडीशनिंग से चलेगा या अंडरस्टैंडिंग से चलेगा। ठीक हो गया। तो कंडीशनिंग क्या हो सकती है, अब ये कंडीशनिंग है कि अंडरस्टैंडिंग है। हमने शेर को बोला राजा है, वो शेर को पता भी नहीं है कि वो राजा, ठीक है। अच्छा, अब आप देख लीजिए यूट्यूब में से वीडियो आते हैं, 4 कुत्ते मिलकर इसको दौड़ा देते हैं राजा साहब को। तो हमने क्यों मान लिया राजा, क्योंकि हमारे अंदर ऐसी कल्पनाशीलता है कि जो दूसरों से छीन के खाता है, जो दूसरों पे रौब गांठता है, क्योंकि फाइनली लोग उससे डरते तो हैं, मतलब जब वो शिकार के लिए निकलता है। तो हमने इसीलिए हमने राजा को भी क्या स्वीकार कर लिया कि वो कुछ छीन सकता है।
है ना। इसीलिए कोई आपसे बोले कि मैं आ रहा हूँ जरा रास्ता साफ कर दे, तो आपको बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जब नेताजी हमसे सड़क साफ कराते हैं तो हमको लगता है ठीक ही है। कई जगह वो एम्बुलेंस को भी रुकवा देते हैं। क्यों? क्योंकि राजाओं के लिए हमारे मन में ये मान्यता कहाँ से आई है? क्योंकि हमने शेर को क्या मान लिया है? राजा मान लिया है। और गधे को क्या मान लिया है? गधा क्या है? बेवकूफ है। तो किसी गधे को कभी देखा शेर के गले मिलते हुए? कि शेर सामने से आ रहा हो और वो गले मिलने जा रहा हो? तो गधा होगा कि हिरन होगा, दोनों भागेंगे ही। लेकिन हमने कुछ मान लेने से क्या हो गया? तो कोई आपको शेर बोले तो आपको बहुत खुशी होती है, और कोई आपको गधा बोले तो आपको बहुत गुस्सा आता है। जबकि तो लोग बोलते ही हैं अपने, जैसे पॉलिटिक्स में तो देखते हैं ना, हम अपने नेता को बोलते हैं शेर और दूसरा नेता क्या है? गधा है। तो जबकि दोनों को बोला जानवर ही गया है। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता क्या है? अगर उसमें अंडरस्टैंडिंग को लाएंगे तो शेर और गधा क्या है? नियम क्या है? वो जानवर हैं। ठीक है, जानवर हैं और उनका कोई नेचुरल बिहेवियर है। तो जो गधे का नेचुरल बिहेवियर है वो उसके लिए ठीक है, जो शेर का नेचुरल बिहेवियर है वो उसके लिए ठीक है। लेकिन किसी एक बिहेवियर को हमने बड़ा मान लिया, किसी एक बिहेवियर को हमने, तो गधा बेचारा बढ़िया मेहनती जानवर है, कम खाता है और बढ़िया काम करता है। इसीलिए समाज में जो मेहनती लोग होते हैं उन्हें को हमने बेवकूफ़ी मान के चलते हैं, और जो दूसरों का छीन के खाते हैं उन्हें स्मार्ट लोग मानते हैं। तो अगर हमारा बच्चा बहुत मेहनती है तो हमको लगता है यार ये ठीक नहीं है, ठीक है, और वो थोड़ा चालाक सा है तो हमको लगता है नहीं, दम होना चाहिए, दूसरे पे रोआब गांठना, दूसरे को दबा देना, ये सब क्या माना जाता है। इसीलिए अमेरिका इस समय सबसे शक्तिशाली देश है, और हम सबको क्या करना है? अमेरिका होना है। ठीक, तो अमेरिका सबका छीन सकता है, इसलिए वो राजा है दुनिया का। तो हमने राजा होने को क्या मान लिया? किसी को मार करके खा जाना, मतलब कुल मिला के किसी की भी धन साधन है ना, तो साधन को जीने वालों को, छीन के वालों को हमने क्या किया? शेर मान लिया, राजा मान लिया, और जो बेचारे मेहनत कर रहे हैं उनको गधा मान लिया। ठीक, तो गांव में हो, घर में हो, जो मेहनती लोग हैं उनका बहुत हम सम्मान नहीं कर पाते। हमको लगता है गधा है, क्योंकि गधा क्या कर रहा है? वो आप उस पे बेचारे पे इतना लाद देते हो, वो फिर भी कुछ नहीं बोलता है, फिर थोड़ा सा घास दे देते हो, ठीक है, ना वो दांत काटता है, ना वो बहुत इमरजेंसी में वो लात वात मारेगा, नहीं तो वो जनरली वैसे भी नहीं मारता। ऊपर से आप उसकी 2 टांग और बांध देते हो। जो घोड़े गधे होते हैं उनकी 2 टांग बांध के रखते हैं वो लोग, ताकि वो ज़्यादा, ठीक। तो जो चुपचाप अपना काम कर रहा है वो गधा है, और जो है बिना बात का उत्पात मचाया हुआ है वो शेर है। तो ये है मान्यता का खेल, ठीक है। अब अंडरस्टैंडिंग देखिए, ये जो हम धान लगाते हैं या गेहूं लगाते हैं, खेती करते हैं, ये मान्यता पूर्वक है कि अंडरस्टैंडिंग पूर्वक है? ये है ना, ये कंडीशनिंग के साथ नहीं है, ये किसी नियम के साथ है। इसीलिए मानव ने खेती की इतनी शानदार व्यवस्था खड़ी की। आज अगर आज कहीं अनाज की कमी है तो वो इसलिए नहीं है कि हमको खेती करनी नहीं आती, वो इसलिए है क्योंकि कहीं हमारा सिस्टमेटिक गड़बड़ी है। वरना ये धरती काफ़ी उपजाऊ है। ये जो हमने जनसंख्या के मामले में हम काफ़ी चीज़ें बोलते रहते हैं ना कि जनसंख्या ज़्यादा है। भारत इकलौता ऐसा देश है दुनिया का जिसका 55% लैंड फर्टाइल है। इसके बाद रूस और अमेरिका का कोई नंबर आता है जो 20-17 के, मतलब एकदम 30% का वेरिएशन है। तो भारत तो ऐसा देश है जो 100 करोड़ को और खिला सकता है। तो यहाँ जो गरीबी है वो ऐसा नहीं है कि फिर हम 20-20 बच्चे पैदा करने वाली कहानी नहीं है, पर बेसिकली जनसंख्या गरीबी का कारण नहीं है। हमको यही पढ़ाया गया है, गरीबी का कारण मिसमैनेजमेंट है और किसी का अमानवीय व्यवहार है, क्योंकि किसी को सब कुछ जमा कर लेना है। अब आप देख लो ना कि मतलब एक सरकार में कोई अफसर है, ठीक है, और उसकी सैलरी 1.25 लाख 1.5 लाख रुपया है,
ठीक है। और अब गांव में किसी का 12,000 रुपये आया है शौचालय के लिए, अब वो उसमें से अपना जुगाड़ ढूंढ रहा है। तो अब ये क्या बोलें उसको, तो वो गरीबी उसकी वजह से थोड़ी, मतलब ऐसे थोड़ी नहीं कि पैसे की कमी है। अब वो जो 1.5 लाख वाला सैलरी है उसे 12,000 में से भी कुछ खाना है, तो मानसिक गरीबी है। इसलिए मानसिक गरीबों के पास शासन है एक्चुअल में। शासन में ज्यादातर लोग कौन बैठे हैं, या मतलब जो भी साधन किन के पास ज्यादा है, जो मानसिक रूप से गरीब है। इसलिए उनको केवल इकट्ठा करना है, उसका कुछ सदुपयोग नहीं करना है ना। इसलिए देखिए इतनी आप सरकार में योजनाएं देखो, आप सरकार में इतनी योजनाएं आती हैं, अगर वो 5 साल ठीक से लागू हो जाएं, है ना। और आप इसको, जैसे वो हिवरे बाजार की कहानी आपको पता ही होगी, है ना। हिवरे बाजार एक गांव है जो 80 के दशक में एकदम गरीबी और तंग हाल था, फिर एक व्यक्ति वहाँ प्रधान बनता है, और फिर वो आज उस गांव को इंटरनेशनली लोग देखने आते हैं, उनको इंटरनेशनल लेवल पे मंचों पे बुलाया जाता है, जो उसके प्रधान हैं। ठीक, तो इसी सिस्टम में, इसी सरकारी सिस्टम में वो आदमी उसी धन का प्रयोग करके उसने कम से कम जिंदा रहने को सर्वसुलभ बना दिया। तो ये कैसे हुआ, ये किसी कंडीशनिंग से नहीं हुआ। ठीक, तो जो कोई रुपए पैसे को मानेगा वो कहीं भी होगा, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, और जो रुपए पैसे को ठीक से समझेगा तो वो इसी सिस्टम में हिवरे बाजार जैसा उदाहरण खड़ा कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है, सरकार या समाज बाधा नहीं है, मेरी मानसिकता ही मेरी बाधा है। ठीक है, बाकी प्रधानों से पूछो क्या तुम क्यों नहीं कर पा रहे, तो वो रोना शुरू कर देगा। या जैसे सरकारी शिक्षक, सरकार में भी शिक्षक हैं, तो सरकारी शिक्षकों से पूछो आप, ये बात ठीक है कि वहाँ सिस्टम में कुछ, लेकिन उसके बावजूद कई शिक्षक ऐसे हैं जिनसे मैं व्यक्तिगत रूप से मिला हूँ, वो उसी सिस्टम में बहुत बढ़िया काम कर ले जाते हैं। तो ये जो बाधाएं हैं बेसिकली हमारी मन की ज्यादा है ना। जिसको ये स्वीकार हो गया कि मुझे ये बच्चे समझदार बनाने हैं, वो कर डालता है। ऐसे बहुत सारे शिक्षकों को मैं पहचानता ही हूँ। ठीक, जैसे ये लोहे की पटरी हमने बनाई, ये अंडरस्टैंडिंग से बनाई कि कंडीशनिंग से बनाई? अंडरस्टैंडिंग से बनाई, क्योंकि हमने लोहे के नियम को समझा, इसलिए बना पाए। ठीक, तो क्या हो गया, है ना। 5 मिनट रह गए, तो इसको फिर बाद में करेंगे। इसको ठीक से पकड़ लेते हैं। क्या पकड़ लेते हैं, इसको ये देख लेना कि क्या हम बच्चों के अंदर, और पहले वो हमारे अंदर स्पष्ट हो जाए कि मेरा जो जीना है वो कितना मान्यता आधारित है और कितना समझ आधारित है। कब कब मैं नियमानुसार जी पा रहा हूं, है ना, और कब कब मैं मान्यतानुसार जी पा रहा हूं। ये शिक्षा का एक बड़ा भाग है। तो बच्चों के साथ भी आप मान्यताओं पे चर्चा कर ही सकते हैं, लेकिन कब करेंगे, जब हमारे पास उसके विकल्प में कोई समझदारी का विकल्प होगा। वरना हम ये तो बोल सकते हैं कि देखो ये ठीक नहीं है, पर ठीक क्या है ये तो बताना ही पड़ेगा। और उससे पहले हमको अपने अंदर ये चेक करना पड़ेगा कि हमारा जीना कितना मान्यता पूर्वक है और कितना जो है समझदारी के साथ है। समझ का मतलब ये नियम से समझना, नियम से जीना। ठीक, तो जहां जहां हम नियम से जीते हैं वहां वहां हम शंका रहित होकर के जीते हैं। जहां जहां हम नियम से नहीं जीते वहां वहां हमारी शंका बनी रहती है। तो अभी मानव का मानव के साथ जीना नियम पूर्वक नहीं हो पा रहा है, वो कहीं ना कहीं किसी कंडीशनिंग से आ रहा है। जहाँ वो कंडीशनिंग मैच करती वहाँ थोड़ा काम चल जाता है। जब वो कंडीशनिंग में बीच में विरोधाभास आने लग जाए, तो अब क्या हो रहा है, तो पहले क्या था, मान ले जाए आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले या 50 साल पहले भी हम अगर एक ही गांव में रहते थे तो एक ही प्रकार की कंडीशनिंग की सूचना हमारे पास थी। इंफॉर्मेशन कम थी ना, इसलिए एक गांव में लोगों का काम एक दूसरे से चली जाता था। अभी इंफॉर्मेशन बहुत बढ़ गई है, तो क्या हो गया,
अब मेरे पास केवल मेरे ही गांव की कंडीशनिंग है कि अमेरिका की भी कोई कंडीशनिंग आ सकती है। इसीलिए जनरेशन गैप और क्या है भाई, ऐसा थोड़ी ना है कि बूढ़े लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेने लग गए। ये जनरेशन गैप क्या है? ये जो मान्यताओं का जो पैकेज है हमारा, ठीक है, वो पैकेज क्या हो रहा है भाई, बुजुर्गों का जो पैकेज, हमारा जो पैकेज है वो हमारे बच्चों के पैकेज से बहुत अलग है। और जितना ज़्यादा ये अलग होगा उतना जनरेशन गैप होगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक, तो ऐसी बात है। तो क्या पकड़ में आया यहाँ तक? तो शिक्षा क्या है? समझना, समझना और समझाना। तो वही वैल्यू एजुकेशन है ना। तो वो जब तक हमारा कंडीशनिंग से आएगा तब तक हम वैल्यू एजुकेशन को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जितना मर्जी हम घोड़ा दौड़ा लें, और दौड़ा ही रहे हैं लोग, तमाम तरह का प्रयास कर रहे हैं, ठीक, और बहुत प्रयास हो रहे हैं। सरकार ने तो अभी एनईपी में और उसको लेके बहुत बैठकें हो रही हैं, और मतलब मैं तो इतने साल से इसमें काम कर रहा हूँ, इतने सेमिनार होते हैं शिक्षा, जब भी शिक्षा को लेके सेमिनार होते हैं घूम फिर के बात यहीं पहुँचती है। सारे शिक्षा के सेमिनार में यही बात होती है कि बच्चों में वैल्यू कैसे डाली जाए, क्योंकि गणित भूगोल पढ़ाना उतनी समस्या की बात नहीं रही, क्योंकि अब उसके लिए हमारे पास काफ़ी बढ़िया मैकेनिज्म है। ठीक, तो लंच के बाद मिलते हैं फिर, है ना। आपको कुछ बोलना है? हम कितने बजे मिल रहे हैं? 2:30 बजे। हाँ, अभी 12 बजे है, हम